हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि सीजीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग करते समय ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। दोस्तों, मेरे ओपिनियन में जो बिगेस्ट बिगेस्ट वेपन है एंड वो एक ऐसी चीज जिसने मेरे आंसर राइटिंग को एक नॉर्मल लेवल से काफी अच्छे लेवल पे लेके गई, दैट इज कि आप अपने आंसर्स में किस प्रकार से करंट अफेयर इंक्लूड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर इज द बिगेस्ट वेपन दैट यू कैन यूज इन योर मेंस एग्जामिनेशन। काफी लोग करंट अफेयर को एज ए सब्जेक्ट सिर्फ प्रीलिम्स के दौरान परसीव करते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में दोस्तों करंट अफेयर अनऑफिशियली एक पेपर 8 होता है सीजीपीएससी मेंस का। ज़्यादा डिस्कस करते हैं दोस्तों, डिटेल में टू द पॉइंट डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या क्या बताना चाहता हूं आपको इस वीडियो में कि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको एक आइडिया हो जाता है कि कैंडिडेट वेल अवेयर है। अगर कोई कैंडिडेट अपने आंसर्स में करंट अफेयर डाल रहा है, इसका मतलब ये है कि साल भर उसने उसको पढ़ा है और अपने स्टैटिक पोर्शन से लिंक किया है। दूसरा, जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, उसको जो स्टैटिक पोर्शन है उतना याद नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं एग्जामिनेशन पास करके रखा हूँ तो मैं कभी भी हरिराम पटेल वापस जाके नहीं खोलूंगा, और आपके एग्जामिनर को एग्जाम पास किए हुए लगभग 30 से 40 साल हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक या पॉपुलर टेक्स्ट बुक उठा के स्टैटिक पोर्शन देखता होगा। लेकिन जितने भी प्रोफेसर लोग होते हैं, 50 से 55 साल की उम्र के लोग होते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं घर में, उनका सुबह पहला काम होता है न्यूज़पेपर पढ़ना, चश्मा लगा के, चाय साइड में प्रेफरेबली। तो ये जो होता है ना दोस्तों, कि इनकी जो आदत है करंट अफेयर पढ़ने की, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की, वो रोज उस न्यूज़ को फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बात सेटल होती है कि हाँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक में करंट अफेयर्स में या न्यूज़पेपर में मैंने ये सब चीज़ पढ़ा है। तो अगर आपको एग्जामिनर के साथ एक कॉमन लिंक ढूंढना है तो वो आपको हरिराम पटेल या गितेश कुमार अमरोहित के स्टैटिक पोर्शन से आप नहीं बना पाएंगे, आप वो बना पाएंगे करंट अफेयर से, जो उन्हें भी दैनिक भास्कर जैसे करंट अफेयर पेपर्स में, डेली न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज में दिखा होगा, जिसको आपने ही पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अब किसी अफगानी से बात करेंगे तो उनकी आपको 99% ऑफ लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, लेकिन द थिंग इज क्योंकि हम लोग आजू बाजू रहते हैं तो उनके देसी लैंग्वेज में भी या फिर उनके लोकल लैंग्वेज में भी नाइफ को चाकू बोलते हैं, और हम लोग भी घर में यहाँ पे नाइफ को चाकू बोलते हैं। तो अगर वो चाकू बोलेगा और आप भी चाकू बोलेंगे तो लाइक एक लिंक आता है कि हाँ, कि हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसी की तरह दोस्तों ये एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि उसने जो पढ़ के रखा है डेली न्यूज़पेपर्स में, अगर आप उसी को रिपीट कर देते हैं अपने आंसर में, तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ, ये उसको एक पॉइंट पता है और आपकी कुछ ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि हाँ, मैंने भी ये पढ़ा है, लड़का भी यही बोल रहा है, तो ये बाकी चीज़ें जो स्टैटिक पोर्शन बोल रहा होगा वो भी कहीं ना कहीं पढ़ के ही बोल रहा होगा। उसके बाद दोस्तों, करंट अफेयर्स का मुझे जो एक एडवांटेज होता था मेंस के आंसर राइटिंग में, वो ये होता था कि अगर मेरा कोई स्टैटिक पोर्शन भुला गया है, अगर मेरा कोई स्टैटिक पोर्शन भुला गया है तो उसके जगह में करंट अफेयर में कंपनसेट कर जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो उसमें ऐसा बोल रहा है कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया है कि एजुकेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक एजुकेशन में आ गया है, या फिर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की कोई ऐसे स्कीम के बारे में, एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम के बारे में पूछ दे जिसके स्कीम के बारे में मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या है। तब ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो ब्लफ करना पड़ेगा। तो पहले लाइन में मैं क्या कर देता था, एसडीजी गोल नंबर बता देता था कि ये क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड ये एसडीजी गोल नंबर इतना है। तो ये करंट अफेयर इंक्लूड करने से दोस्तों ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप उस पॉइंट को एग्जैक्टली डील नहीं कर पाते हैं, लेकिन एकदम जीरो होने से बच जाते हैं। तो ये एक प्रकार का एक सेफ्टी नेट बन जाता है दोस्तों, इन केसेस कि आपका कोई स्टैटिक पोर्शन मिस हो गया है या फिर आपसे कोई पॉइंट मिस हो रहा है। जब भी कोई हम लोग स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें 7 से 8 पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में पूरे 7 से 8 पॉइंट उसी सीक्वेंस में याद आ जाए। अगर आपको 4 पॉइंट भी याद आ रहे हैं और आपने एक करंट अफेयर डाल दिया है तो दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। उसके बाद दोस्तों, जो फर्स्ट टाइमर मेंस कैंडिडेट होता है, ये लोग क्या होते हैं, ये लोग रटने वाली मशीन होते हैं। ये रटने वाली ऐसी गंदी मशीनें होते हैं कि उनमें ना 8-8 डिजिट के नंबर याद करवाओगे ना तो ये लोग रट डालते हैं। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये होती है कि ये लोग मिट्ठू की तरह रट तो डालते हैं चीज़ें, लेकिन उसको यूज़ करना नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल सी चीज़ है, अगर करप्शन इन इंडिया की बात हो रही है तो इन्होंने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की कितनी रैंकिंग है ये ज़रूर रट के रखा होगा,
लेकिन इसको जब भी एक स्टैटिक पोर्शन आएगा तो उनके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि मैं इसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग बना के हुए पहला लाइन खोलूँ अपने आंसर का। वो क्या करेंगे, वो करप्शन का रटा रटा जो डेफिनेशन है उसको पढ़ लेंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ करप्शन बता देंगे, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ करप्शन बता देंगे और क्लोज कर देंगे आंसर। वही एक बंदा जो मैच्योर होता है, जिसका फर्स्ट टाइमर नहीं है, उसको पता है कि स्टैटिक पोर्शन तो हर किसी को आता ही है, तो वो करंट अफेयर से स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द रिसेंट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंडिया रैंक्स इतना, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द साउथ एशिया। इस प्रकार से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो मुझे पता है। फॉर एग्जांपल मान लो एयर पॉल्यूशन के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एयर पॉल्यूशन ऐसा है कि क्लास 9-10 का बच्चा भी बता सकता है कि एयर पॉल्यूशन के कॉजेस क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है, पेड़ लगाने चाहिए, कम्युनिटी व्हीकल यूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर उसमें आप WHO का कोई रिपोर्ट कोट कर सके कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें एयर पॉल्यूशन के कारण अगर किसी देश में होती है तो वो इंडिया में होती है, या फिर एयर पॉल्यूशन के कारण इस रिपोर्ट के अनुसार एक इंडियन एवरेज पर्सन की जो कह सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो इतने महीने कम हो गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक वैल्यू एडिशन होता है आपके आंसर्स में। इसके कारण डेफिनेटली एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता है, और साथ ही साथ अगर आप एस्से लिख रहे हैं, इंटरव्यू लिख रहे हैं, तो उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको फेच करने में हेल्प होती है। तो दोस्तों इसके बाद ये कारण हो जाता है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज। इसके बाद ये है कि चलिए सर आपने बता दिया कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं ऑर्गेनाइज कैसे करूंगी। सिंपल है दोस्तों कि अभी आपने जो भी फैक्ट्स पढ़ के रखा है प्रीलिम्स के दौरान, उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है टॉपिक वाइज, अपने सिलेबस के टॉपिक वाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट का टॉपिक है तो उसमें इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या डेटा दिया हुआ है उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, उसके बाद इसमें बजट में क्या क्या दिया हुआ है, अगर कोई फ्लैश की स्कीम्स आई है, फॉर एग्जांपल मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना, वन संपदा योजना आई हुई है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप धान के बदले वृक्षारोपण करेंगे तो प्रति एकड़ आपको इतना रुपए मिलेगा। इस प्रकार अगर कुछ भी आया है तो उसको आप ये पर्टिकुलर पोर्शन में लिख लीजिए एक साथ कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट के अंदर मुझे कितना सारे फैक्ट्स आते हैं। सिमिलरली अगर मिनरल्स का आया हुआ है तो देख लो कि DMF से रिलेटेड कुछ आया हुआ है, NMDC से रिलेटेड कुछ आया हुआ है क्या, ऐसा कोई ऑनलाइन ऑक्शन हो रहा है तो ई गवर्नेंस का एग्जांपल हो गया। तो कोई भी मिनरल से रिलेटेड टॉपिक्स है तो उसको आप एक साथ कंपाइल कर लो। उसके बाद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में देख लो कि किस प्रकार से कोदू कुटकी रागी से क्या क्या बन रहा है, गन्ने में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में पढ़ लो। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में वंस अगेन जैसे लाख को अब एग्रीकल्चर का स्टेटस दे दिया गया है, इस प्रकार की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर अगर टूरिज्म में देख लो कि राम वनगमन पथ हो गया, इको एथनिक रिजॉर्ट हो गया, रामायण सर्किट हो गया, बुद्धा सर्किट हो गया, ट्राइबल सर्किट हो गया। उसके बाद टूरिज्म को अगर हम इंकरेज कर रहे हैं तो कह सकते हैं स्पोर्ट्स टूरिज्म कर लिए। ठीक है, स्पोर्ट्स टूरिज्म कैसे, सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वर्ल्ड रोड सेफ्टी लीग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार आ रहे हैं, उनको देखने के लिए लोग रायपुर स्टेडियम में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं, दिमाग खोल के रखो और ये सब चीज़ को टॉपिक वाइज आप डालते जाओ। उसके बाद दोस्तों इंडिया पोर्शन में सिमिलरली अगर कोई इंडाइसेस है, फॉर एग्जांपल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यूज़ कर लिया, वुमेन कह सकते हैं जेंडर इक्वालिटी की बात आई तो WEF का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यूज़ कर लिया। रिन्यूएबल एनर्जी में देख लिए, अगर कह सकते हैं कि सोलार का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ हो, कह सकते हैं कि विंड का कितना प्रतिशत है आपके इंडिया में, वो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई नए बजट में कुछ प्रोविजन हो रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, लिक्विड नाइट्रोजन को लेके, इस प्रकार की कुछ भी चीज़ बन रही है तो उसको आपको इन पे इंक्लूड करना है। अगर दुनिया में कुछ टेक्नोलॉजी चल रही हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन सेल्स की बातें हो रही हो, या फिर छत्तीसगढ़ में ही कह लें कि अगर बायोडीजल वगैरह की बात हो रही है तो इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद MSME, फॉर एग्जांपल 2020 में ऐसा हुआ था कि कोविड के दौरान MSME की जो डेफिनेशन थी उसको चेंज की गई थी, तो उसको देख लो। MSME से रिलेटेड अगर बजट में कोई प्रोविजन दिया हुआ है, कुछ अलॉटमेंट बढ़ाए हैं तो उसको देख लो। जैसे 2020 या 21 के बजट में ये हुआ था कि MSME के लिए 3000 करोड़ के कोलैटरल फ्री लोन्स दिए गए थे, और साथ ही साथ MSME की डेफिनेशन भी चेंज करी गई थी। तो ये सब ऑप्शन आपको आना चाहिए। अगर इतना सब कुछ चेंज हो रहा है तो MSME के बारे में अगर आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है तो एक बार उसको गूगल करके देख लो, तो आपको पता चल जाएगा भाई MSME का कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट में कितना है, GDP में कितना है, इम्पोर्ट में कितना है, एक्सपोर्ट में कितना है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी में क्या है, कितना जेंडर एम्पावरमेंट हो रहा है, कौन से कास्ट है कम्युनिटी के लोग ज़्यादा ओन करते हैं किस प्रकार के MSME, इस प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हैं।
तो दोस्तों प्रैक्टिस कैसे करना है इन पर्टिकुलर करंट अफेयर्स को? सिंपल है, टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर लो। कोई भी आपको आंसर लिख रहे हो उसके पहले एक बार जरूर सोचो कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से रिलेटेड कोई करंट अफेयर मेरे को आता है क्या, एंड ट्राई टू इंक्लूड दिस करंट अफेयर इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द आंसर। क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ आंसर में घुसते साथ आपको पता चल जाता है कि क्या है, कितना पढ़ के आया है पर्टिकुलर कैंडिडेट, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और आप ट्राई करिएगा कि इस पर्टिकुलर पोर्शन को आप एसेज में भी इंक्लूड करिए। तो दिस वाज माय ओवरऑल स्ट्रैटेजी कि कैसे आप करंट अफेयर को अपना बिगेस्ट वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस एग्जामिनेशन में। आई होप दोस्तों जो आइडिया है, जो क्लैरिटी है, जो एक थॉट है, वो मैंने आपके दिमाग में डाल दिया हो। थॉट से याद आया कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड वो ये रहा है कि अगर आप करंट अफेयर इंक्लूड कर लेते हैं अपने आंसर में तो आप ऑलरेडी 95% ऑफ कंपटीशन को बीट कर जाते हैं सीजीपीएससी मेंस में। नो मैटर आप कितना ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन पढ़ के आए हैं, लेकिन यू कैन नॉट बीट द चार्म ऑफ रीडिंग करंट अफेयर्स इन जीएस आंसर्स। कुछ भी हो जाए दोस्तों, आप जो भी रेयर ऑफ द रेयर फैक्ट्स पढ़ के आए हो, आप मेरे को भी नहीं पता है, एग्जामिनर को भी नहीं पता है, लेकिन एग्जामिनर को जो पता है वो है जो डेली न्यूज़पेपर में चीज़ें आ रही हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, मैं वो कोट करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप उस टॉपिक को 10 बुक से पढ़ के आए हो और मैं उस टॉपिक में सिर्फ एक लाइन डाल रहा हूँ अपने करंट अफेयर का, तो दैट विल फेच मी मोर मार्क्स। और एग्जामिनर का मेरे तरफ जो एटीट्यूड है, मेरे आंसर्स की तरफ एटीट्यूड, वो ज़्यादा पॉजिटिव होगा कंपेयर टू यू। दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो फाइनली एससे आ गया है। जो पहला टॉपिक है इस पर्टिकुलर सीजीपीएससी मेंस की तैयारी के दौरान, दैट इज स्कोप ऑफ मिलेट्स इन छत्तीसगढ़। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो है मैंने डाला है स्कोप ऑफ मिलेट्स इन छत्तीसगढ़ पे, इस पे आप पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने एक ब्रॉडली डिस्कस किया है कि किस प्रकार से आपको डील करना है इस टॉपिक से, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या डिफरेंट प्रोसेस होता है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ दिशा दिखा सकता हूँ, उस दिशा में दौड़ना आप लोगों को है। तो मैं सिर्फ एक कह सकते हैं एक रफ अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको डील करना है चीज़ों से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका पर्टिकुलर पोर्शन और मैंने आज आपसे डिस्कस किया है कि आपका क्या बिगेस्ट वेपन होगा इस पूरी की पूरी मेंस के आंसर राइटिंग जर्नी के दौरान। ऐसे टॉपिक दे दिया है स्कोप ऑफ मिलेट्स इन छत्तीसगढ़, इसका वीडियो भी डल गया है, एक बार वहाँ पे जाके उसको भी देख लो कि किस प्रकार से चीज़ें करनी है। ठीक है, मिलते हैं से आपके नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, लाइटली कैलकुलेट करते रहिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या करना है आपको आने वाले दिनों में। जिनका प्रीलिम्स नहीं भी निकल रहा है वो लोग भी करते रहो। मैं ट्राई करूँगा टेलीग्राम में लाइव आने की आजकल में, तब तक पढ़ते रहो। जो एस्से वाला वीडियो है उसको भी एक बार देख लेना, उसमें मैंने एक रफ प्रोसेस बता दिया है, वही कॉपी पेस्ट होगा आने वाले जितने भी एस्सेज हो उस पर। तब तक करंट अफेयर में मास्टरी कर लो, कंपाइल कर लो टॉपिक वाइज। मैं कहूँगा अगर आपको कंपाइल ही करना है तो ऑनलाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना आसान होता है। या फिर अगर आप पन्ने वाइज में लिख रहे हो तो उस पन्ने में लिखना, लेकिन थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने में बहुत सारे करंट अफेयर ऐड होंगे। ठीक है दोस्तों, तैयारी करते रहो, कीप इट लाइट। पहला हफ्ता है आपके प्रीलिम्स के बाद का, थोड़ा सा लाइट लीजिए, लेकिन इस हफ्ते या फिर नेक्स्ट वीक में कुल मिला के कह सकते हैं कि सीन क्लियर हो जाता है कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस हिसाब से आपको मेंस तो प्रिपेयर करना ही है इन बोथ द केसेस। ठीक है दोस्तों, मेहनत करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।